मौत और बर्बादी की जंग। पूर्व 9 सैनिकों को मृत्यु दंड पर बवाल। अब राम मंदिर पर राजनीति। शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया। चुनावी राज्यों में ईडी की एंट्री पर बवाल। नमस्कार, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे और जाहिर सी बात है व्यस्त भी। ऐसे में सप्ताह भर की कुछ खास खबरें आपसे नजरअंदाज हो गई हो तो पेश है वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। आइए देखते हैं खास सुर्खियां अलग अंदाज में। इजराइल और हमास के बीच जंग को 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन युद्ध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अकेले गाजा में ही मरने वालों की संख्या 7,000 से ज्यादा हो गई है। इजराइल पर हमास के हमले का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इजराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। आसमान और जमीन दोनों ही तरफ से मौत नाचती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल की सेना ने हमास के 3 और कमांडरों पर मार गिराया है। इस बीच हमास ने दावा किया है कि इजरायली हमले में 50 बंधकों की मौत हो गई है। इजरायली बमबारी में गाजा मलबे में तब्दील हो चुका है। इंसानियत भी सिसक रही है। हर तरफ मौत और बच्चों के शव दिखाई दे रहे हैं। WHO के मुताबिक गाजा में मरने वालों में 40% से ज्यादा बच्चे हैं। इस संघर्ष में 18,482 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा बच्चों का है। एजेंसी के मुताबिक 35 में से 23 अस्पताल अब भी आंशिक रूप से काम कर रहे हैं। वहीं सामुदायिक क्लिनिकों को बंद करना पड़ा है। गाजा में समय से पहले जन्मे 30 बच्चे इंक्यूबेटरों में हैं और 2000 कैंसर रोगियों को तत्काल इलाज की जरूरत है, जिसके लिए ईंधन की आवश्यकता है। गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज एनेस्थीसिया के बिना किया जा रहा है। हमास के हमले का इंडिया कनेक्शन से जुड़े अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का खंडन करते हुए व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख जॉन किर्बी ने कहा कि बाइडेन के बयान को भारत, मध्य पूर्व, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़कर देखना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बाइडेन के बयान को गलत संदर्भ में समझा गया है। दूसरी ओर हमास और इजराइल की इस लड़ाई के कारण क्षेत्रीय तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है। मुस्लिम देश भी फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं। ईरान समर्थित लड़ाकों की ओर से अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने के बाद लोगों को अब यह भी डर सताने लगा है कि हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध कहीं विश्व युद्ध का रूप न ले ले। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ग्राफिक्स वाला वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि हमास और ISIS बीमार संगठन है। वे आतंक के लिए अस्पतालों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं गाजा में सरकारी मीडिया कार्यालय के प्रमुख सलामा मारूफ ने अस्पतालों को आतंक के अड्डों के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप का खंडन किया है। इजराइल के तेज होते हमलों के बीच अब भी कोई भी यह कहने की स्थिति में नहीं है कि बर्बादी और मौत का खेल आखिर कब बंद होगा। कतर में भारत के 8 पूर्व 9 सैनिकों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद यह मामला गर्मा गया है। विपक्ष इस मामले में सरकार पर हमलावर हो गया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीयों को मौत की सजा से हम हैरान हैं। सजा की घोषणा के बाद पूर्व 9 सैनिकों के परिजन भी परेशान है। ये सभी कतर में स्थित अल दहारा कंपनी में काम कर रहे थे। ये सभी अगस्त 2022 से ही जेल में बंद है। इन पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप है। जिन 9 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है उनमें कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित पुणेंदु तिवारी को तो 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। इस पूरे मामले से कतर और भारत के रिश्तों पर भी व्यापक असर पड़ा है। भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि 8 पूर्व कर्मियों को वापस लाने के लिए भारत कानूनी लड़ाई लड़ेगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी और हम निश्चित रूप से उन्हें वहां से वापस लाने में सफल होंगे। दूसरी ओर ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने भाषण के एक पुराने अंश को शेयर करते हुए लिखा कि कतर में फंसे पूर्व 9 सेना के अधिकारी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि उन्होंने दिसंबर 2022 में संसद में मामला उठाया था, तब विदेश मंत्री ने कहा था कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो कदम पर्याप्त नहीं थे। विपक्षी दल इस मामले में लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता देने के बाद इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर भाजपा का मंदिर नहीं है, ये हमारे देश का मंदिर है। ये तो ऐसे राम मंदिर की बात कर रहे हैं कि जैसे ये भाजपा का मंदिर हो। हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा चिन्ह है अयोध्या का राम मंदिर, ये किसी पार्टी का नहीं है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को क्यों जा रहा है, भगवान क्या सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सबको आमंत्रित किया जाना चाहिए। वहीं न्योता मिलने पर मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। दूसरी ओर डीएमके नेता टीकेएस एलन गोवन ने यह कहकर नए विवाद को हवा दी कि रामायण एक कहानी है और राम का जन्म एक पौराणिक कथा है। डीएमके नेता ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये इतिहास को पौराणिक कथाओं से बदलना चाहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य समारोह 22 जनवरी 2024 को होगा। 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को खंडग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा, जिसका स्पर्श काल मध्यरात्रि यानी कि 29 अक्टूबर को 1:05 से प्रारंभ होगा। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, पूर्वोत्तर दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के लोग चंद्र ग्रहण देख सकेंगे। भारत में भी आधी रात के बाद चंद्र ग्रहण साफ दिखाई देगा। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु समेत अन्य शहरों में देखा जा सकेगा। 1:44 पर इसका चरम पर रहेगा और 2:03 पर इसका मोक्ष काल रहेगा। ग्रहण का सूतक काल दिन के 4:05 से लगेगा, जो ग्रहण के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। इस दिन शरद पूर्णिमा रहेगी। यदि आप खीर बनाना चाहते हैं तो सूतक काल प्रारंभ होने के पूर्व बनाएं और भगवान को नैवेद्य लगाएं। फिर उस खीर में तुलसी पत्र और कुशा डाल दें। अब रात्रि में खीर को चंद्रमा की चांदनी में रख दें। इस खीर को ग्रहण के 2 घंटे पूर्व हटा लें, यानी कि रात्रि के 11 बजे खीर को हटाकर इसे रख लें और अगले दिन 29 अक्टूबर रविवार को इस खीर का सेवन करें। सूतक काल के पहले ही अभिजित मुहूर्त यानी कि दिन में 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच में पूजा कर लें। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम की 679 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। भाजपा ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी दिग्गज नेताओं को प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया है, वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी बताया जा रहा है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस को कांग्रेस से चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं, इसलिए भाजपा और कांग्रेस का ज्यादा जोर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर है। खासकर भाजपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव की उम्मीदें इन राज्यों पर भी टिकी हुई है। इस बीच चुनावी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ईडी की एंट्री से कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो ईडी और आईटी की तुलना सड़कों पर घूमने वाले कुत्ते और बिल्लियों से कर दी है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत भी ईडी के निशाने पे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चित्रकूट यात्रा के बाद लग रहा है कि जल्दी राम मंदिर भी चुनावी मुद्दा बन जाएगा। अब खबरें संक्षेप में। चुनावी दौर में एक्शन में ईडी, ममता के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक गिरफ्तार। राजस्थान में भी कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी। मुख्यमंत्री गहलोत भड़के। पाकिस्तान ने जम्मू में 5 भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की, 7 लोग घायल। लोगों ने बंकरों में छिपकर बचाई जान। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। पैसे लेकर सवाल पूछने पर आरोपों के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी को लिखा पत्र, कहा हीरा नंदानी का क्रॉस एग्जामिन जरूरी, 31 अक्टूबर को नहीं होगी पेश। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।